Hello and welcome to this another lecture of chapter similarity. Chapter 1 of the State Board Maharashtra जो हम करने जा रहे हैं, इसका लेक्चर 1 हमने कंप्लीट किया. आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2. तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आज जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारा लेक्चर नंबर 2. ठीक है. लेक्चर 1 में आपको अगर याद है तो हमने पढ़ा था एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के. आज हम उन्हीं प्रॉपर्टीज को और डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड सम्स करेंगे. जैसे मैंने आपको वादा किया था कि ये लेक्चर देखने के बाद या ये सीरीज देखने के बाद आपको इस चैप्टर के लिए और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है. एब्सोल्युटली ईजी करके मैं आपके लिए देने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिए. ओके, और इसको प्रैक्टिस कीजिए. आई होप आपने लेक्चर 1 देखा था. अगर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके मेरे चैनल पे इसका लेक्चर 1 ज़रूर देखिए. तो शुरू करते हैं हम लोग लेक्चर 2 के साथ. अब लेक्चर 2 में हम लोग सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट द सम ये चीज़ समझ ले कि हम यहाँ पे कर रहे हैं प्री सिमिलैरिटी. ठीक है. प्री सिमिलैरिटी आपको समझना पड़ेगा कि सिमिलैरिटी के दो पार्ट्स हैं, एक है प्री सिमिलैरिटी और एक है सिमिलैरिटी. अब प्री सिमिलैरिटी में सबसे पहले हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल. ठीक है. इफ यू रिमेंबर लास्ट लेक्चर में हमने तीनों प्रॉपर्टीज पढ़े थे. सबसे मेन प्रॉपर्टी एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं. सबसे पहला प्रॉपर्टी था a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2. ठीक है. ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1 था. प्रॉपर्टी नंबर 2 था दैट इफ h1 इज इक्वल्स टू h2, हाइट्स अगर इक्वल हैं तो a1 अपॉन a2 विल बी इक्वल टू b1 अपॉन b2. ठीक है. प्रॉपर्टी नंबर 3 था दैट इफ b1 इज इक्वल्स टू b2 देन a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू h1 अपॉन h2. और जो आखिरी प्रॉपर्टी था वो था इफ h1 इज इक्वल्स टू h2 एंड b1 इज ऑल्सो इक्वल टू b2 देन a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू 1 और रादर a1 इज इक्वल्स टू a2. a1 a2 के बराबर हो जाएगा. तो ये प्रॉपर्टीज जो हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े और इनसे कुछ सम्स भी हमने किए. तो आज इसी को आगे बढ़ाते हैं और इनमें से एक जो प्रॉपर्टी है विच इज h1 इज इक्वल्स टू h2, मतलब दो ट्रायंगल्स जिनके हाइट्स अगर इक्वल हैं तो उनके कौन से केसेस होंगे वो हम आज समझने की कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में. तो शुरू करते हैं इस पहले सम से. तो मैं यहाँ पर इसको पहले इरेज कर देता हूँ. राइट. अब ये पहला क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़ो क्या दिया है क्वेश्चन में. ये है प्रॉब्लम सेट सम नंबर 3. इस क्वेश्चन में दिया है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स. तो पहले लाइन में ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्रॉपर्टी आपको यूज करना है. यहां पर अगर आप देखो हाइट्स के बारे में क्या बताया है कि हाइट्स कैसे हैं, इक्वल हैं. तो यहां पर रेशियो ऑफ एरिया दिया है 2:3, मतलब a1 अपॉन a2 अपने पास 2:3 है. ओके. तो पहले नोट डाउन कर लेते हैं. सबसे पहला लाइन नोट डाउन करने, यहाँ पर ट्रायंगल्स के नाम नहीं दिए हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर लिखना अज्यूम करना पड़ेगा. तो हम यहाँ पर अज्यूम करेंगे स्मॉलर ट्रायंगल बिगर ट्रायंगल है तो हम ऐसे लिखेंगे लेट a1 एंड b1 बी द एरिया एंड बेस ऑफ व्हाट. हाइट भी ले लूँ क्या मैं? हाँ ले लेते हैं ताकि वो इक्वल है वो भी बता दें. तो यहाँ पर तीनों को ही ले लेते हैं. लेट a1 b1 एंड h1 बी द एरिया बेस एंड हाइट ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल. राइट. एंड लेट a2 b2 एंड h2 be the area, base and height of the bigger triangle. ठीक है. ये हमने पहले नोट डाउन कर लिया. अब अपने पास क्या क्या गिवन है जरा ये देखते हैं. हमारे पास दोनों हाइट्स इक्वल है तो हम लिखेंगे h1 इज इक्वल टू h2. इसका रीजन आएगा गिवन. फिर हमारे पास एरिया के भी रेशियोज दिए हुए हैं. सो a1 अपॉन a2 इज गिवन एज 2/3. एक चीज नोटिस करना कि जो छोटा नंबर है ना 2 दैट विल करस्पॉन्ड टू द स्मॉलर ट्रायंगल. इसीलिए मैंने a1 यहाँ पे 2 के लिए लिया है क्योंकि a1 जो है वो स्मॉलर ट्रायंगल का एरिया है. ठीक है. तो यहाँ पर ये भी हमारे पास गिवन है. राइट. और अपने को दिया है बेस ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज 6.
तो स्मॉलर ट्रायंगल का बेस B1 है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी गिवन है। तो आपके पास ये 3 इंफॉर्मेशन गिवन है। अब व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द बिगर ट्रायंगल, मतलब B2 जो है वो क्वेश्चन मार्क है। आई होप क्वेश्चन पढ़ के ये डेटा आपको समझ में आ गया है। नाउ वंस दिस इज क्लियर, अब हम एक्चुअल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हमको पता है दैट इफ H1 इज इक्वल्स टू H2, दिस इंप्लाइज A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। और इसका रीजन क्या लिखते हैं हम लोग, ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स। ठीक है, इसका रीजन हम लिखेंगे, यहां पे मैं इरेज करता हूं, यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स, राइट। एक बार मैंने ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट लिखा, अब मुझे सीधा सब्स्टिट्यूट करना है। A1 अपॉन A2 की जगह मैं क्या लिखूंगा, 2/3। B1 इज 6 गिवन, B2 आपको ढूंढना है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। देयरफॉर B2 विल बी 6 इंटू 3 अपॉन 2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 2 डिवाइड होएगा, 2 3 मतलब आपको B2 का वैल्यू मिल गया 9 सेंटीमीटर। देयरफॉर हम लिखेंगे बेस ऑफ द बिगर ट्रायंगल, बेस ऑफ बिगर ट्रायंगल इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप सबको समझ में आ गया। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है कि हाइट इक्वल है। अगर आप ये देख लो, इक्वल हाइट दिख रहा है सबको, तो हाइट इक्वल दिया हुआ है। फिर अपने पास एरिया का रेशियो दिया हुआ है दोनों ट्रायंगल के, स्मॉलर ट्रायंगल का और बिगर ट्रायंगल का रेशियो 2:3 दिया है। इसके अलावा हमारे पास स्मॉलर ट्रायंगल का बेस दिया है, आपको फाइंड करना था बिगर ट्रायंगल का बेस। तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, जो अपने को पता होना चाहिए, जो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा कि अगर दो ट्रायंगल के हाइट्स बराबर हैं तो रेशियो ऑफ द एरिया इज बराबर टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। तो वही हमने लेकर वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, तो हमको आंसर मिल गया। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस। तो आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप देखो, इसमें क्या दिया गया है। फिगर ऑलरेडी हमारे पास है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, लिखा है सेगमेंट PS परपेंडिकुलर टू RQ। तो आप देख लो, ये है वो PS और ये है RQ। तो ये हाइट हो गया और RQ बेस हो गया। तो क्या मैं इसको हाइट और बेस लिख सकता हूँ? चलो मैं कलर चेंज करके PS को लिखता हूँ हाइट और RQ को लिखता हूँ बेस। इज दिस क्लियर? अच्छा, इसके अलावा QT इज परपेंडिकुलर टू PR। तो ये QT और PR भी आपस में परपेंडिकुलर हैं, वो बाद में की बात है। आगे देखते हैं, QR का वैल्यू दिया है 6, तो ये बेस 6 दिया हुआ है। PS का वैल्यू दिया है 6। तो मुझे बताओ, बेस और हाइट अगर मालूम है तो क्या हम हमारे ट्रायंगल का एरिया ढूंढ सकते हैं? बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। हमारा ट्रायंगल कौन सा है बाय द वे? हमारा ट्रायंगल यहाँ पर है PQR। प्लीज अंडरस्टैंड, हमारा ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल है, दिख रहा है, ये वाला। हम इस ट्रायंगल पे काम कर रहे हैं। तो हमारे पास ट्रायंगल का बेस और हाइट दोनों है। तो हम लिखेंगे, सॉरी मुझे वाइट इंक लेना चाहिए, इसको इरेज करता हूँ मैं। ओके, और ये वाइट मार्कर लिया और शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सो इन ट्रायंगल PQR, ठीक है, हम लिखेंगे बेस QR इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। हाइट याद रखना, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। लास्ट लेक्चर में भी बताया था मैंने, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का हाइट हमेशा बाहर की तरफ बनेगा, राइट। तो इसका हाइट PS इज गिवन एज 6 यूनिट्स। तो कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या है? हाफ इंटू बेस विच इज QR इंटू हाइट विच इज PS। तो आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे 6 इंटू 6, तो ये कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा 18 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल बन गया। अब अगर आप ध्यान से इस फिगर को देखो, ठीक है, इस फिगर को ध्यान से अगर आप देखो और ये पुराना डेटा को मैं इरेज कर दूं, तो आपको ये समझ में आएगा क्वेश्चन पढ़ के कि QT और PR में PR इज गिवन एज 12। आप मुझे बताओ, क्या मैं PR को सेम ट्रायंगल लूंगा पर इस बार मैं बेस और हाइट चेंज कर दूंगा? इस बार मैं PR को लिखूंगा बेस विच इज गिवन एज 12 और QT जो हाइट है वो हमारे पास क्वेश्चन मार्क है।
तो सेम ट्रायंगल बट वी विल टेक अ डिफरेंट बेस एंड अ डिफरेंट हाइट, ठीक है। तो हम सेम ट्रायंगल पे काम करेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, बट इस बार बेस चेंज कर दो। बेस बताओ क्या है इस बार? बेस है पी आर विच इज गिवन एज 12 यूनिट्स, और हाइट आपको पता होना चाहिए, अगर हमने किसी को बेस, किसी साइड को बेस चुना है तो उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर बनेगा वही हाइट हो जाएगा ना। तो ऑपोजिट वर्टेक्स क्यू है, यहां से एक परपेंडिकुलर बना है, मतलब यही हाइट होने वाला है। तो हाइट है क्यू टी विच इज अ क्वेश्चन मार्क। तो अब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखोगे, पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, व्हाट इज द बेस? पी आर, एंड व्हाट इज द हाइट? क्यू टी। इस बार एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपने को ऑलरेडी पता है, दिख रहा है सबको ये एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो आप इसकी जगह 18 लिख देना, पी आर की जगह 12 लिखना, और क्यू टी तो अपने को पता ही नहीं है, तो ये कैंसिल कर लो यहाँ पर। तो आपके पास मिलेगा 18 बराबर 6 इंटू क्यू टी, देयरफॉर क्यू टी विल बी 18/6, क्यू टी इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। ये कैंसिल होएगा, 6 3 ज़ा 18। आया सबको समझ में? तो ये बना हमारा फाइनल आंसर। इज एवरीबडी क्लियर? तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि किसी भी ट्रायंगल में आप कोई भी साइड को बेस ले सकते हो। पहला जो इंफॉर्मेशन था उसमें बेस और हाइट दोनों दिया था। ट्रायंगल पी क्यू आर में, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में हमने इसको बेस माना था, और ये जो बाहर से परपेंडिकुलर है वो हाइट होगा, बिकॉज ऑपोजिट वर्टेक्स पी है ना, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ऑब्वियसली बाहर की तरफ आएगा वो, राइट। तो बेस और हाइट दोनों मालूम था, हमने एरिया ढूंढ लिया। एक बार एरिया मिल गया, फिर हमने ट्रायंगल का बेस बदल दिया। इस बार हमने बेस लिया पी आर, और क्यू टी वॉज द हाइट जो हमें ढूंढना था। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने सेम यूज किया। आप देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह हमने क्या लिखा है? 18 ही लिखा है ना, जो हमने ऑलरेडी फाइंड करके रखा। एरिया तो वही रहने वाला है, ट्रायंगल थोड़ी बदला है, तो एरिया अंदर का जो है वो उतना ही रहेगा। तो वो आपने लिखा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, और सॉल्व करने पर आपको क्यू टी मिल गया। तो ये एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। अब हम बात कर रहे हैं इक्वल हाइट्स की। इधर आप देखो क्या लिखा है। It says we will come across 3 situations where the 2 or more triangles will have equal heights. अब इक्वल हाइट वाला जो केस है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। आपको मैंने प्रॉपर्टी समझा दी है, ठीक है, जिसमें एक प्रॉपर्टी था दैट इफ हाइट्स आर इक्वल द रेशियो ऑफ द एरियाज, ये देखो इसी की बात कर रहा हूं मैं। इफ h1 इज इक्वल टू h2, देन हमको पता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, बराबर। ये प्रॉपर्टी है, पर ये किस कंडीशन पे वैलिड है? हाइट्स आर इक्वल वाले कंडीशन पे। पर हाइट्स इक्वल होने के देयर आर 3 डिफरेंट केसेस, केस 1, केस 2 और केस 3, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब ये कौन से केसेस हैं, ये हम अगले स्लाइड्स पे देखेंगे। एक आइडिया दे देता हूं मैं, दूं कि मत दूं? मैं सोचता हूं नहीं देता हूं, थोड़ा सस्पेंस बनाए रखता हूं। अगले स्लाइड पे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे ये केसेस अनफोल्ड होते जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा केस नंबर 1। हमारा केस नंबर 1 क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है ट्रायंगल्स विद इक्वल हाइट, केस 1। अब केस 1 बहुत आसान है। केस 1 में क्या है? दैट इट इज गिवन दैट द हाइट्स आर इक्वल, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि हाइट कैसा है? इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, इसका नाम मैं देता हूं ABC, और इसमें ये AD जो है ना परपेंडिकुलर हाइट है, ठीक है, विच इज 5 सेंटीमीटर। अब दूसरा एक ट्रायंगल है लाइक दिस, से PQR, राइट। अब ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, तो इसका हाइट जो है वो बाहर बनेगा, और ये भी दिया है 5 सेंटीमीटर। तो आप एक चीज नोटिस करो कि दोनों के हाइट्स जो है ना वो कैसे हैं? दे आर गिवन इक्वल। प्लीज अंडरस्टैंड, ये दोनों के हाइट्स क्या है? गिवन इक्वल है। कैसे गिवन है? या तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट फॉर्म में गिवन होगा, या फिर आप देखो फिगर में ऐसे दोनों के हाइट के लेंथ बराबर दिख रहे हैं हमको, तो समझ जाना है कि हाइट्स आर गिवन इक्वल। तो अगर हाइट्स इक्वल है तो हमको पता है कि a1 अपॉन a2 विल बी इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये हमको मालूम है। तो इस सम में तो ऐसा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू B1। व्हाट इज द बेस ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल? BC,
बेस ऑफ द सेकेंड ट्राइंगल इज क्यू आर एंड दैट इज ऑल। ये हमारा फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। ओके पर केस 1 सबको समझ में आया, विच इज एन ऑब्वियस केस जहां पर हाइट्स आर ऑलरेडी गिवन इक्वल, हाइट्स ऑलरेडी इक्वल दिए हुए हैं, और अगर दिए हुए हैं तो फिर तो बात ही क्या है, आपको सिंपली उसको यूज करना है और सीधा प्रॉपर्टी में डाल देना है। इज एवरीबडी क्लियर? वंडरफुल। अब आगे बढ़ते हैं केस नंबर 2 की तरफ। ठीक है, केस नंबर 2 क्या है? अब केस नंबर 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इफ द ट्रायंगल्स lie between parallel lines। ठीक है, मतलब हमारे पास एक लाइन दिया हुआ है जो है लाइन L, और दूसरा लाइन दिया हुआ है लाइन M, और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, ये अपने को मालूम है। तो मुझे बताओ अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो इनके बीच का डिस्टेंस कैसे होगा? कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा। तो अगर समझो दो ट्रायंगल इनके बीच में है, ये एक ट्रायंगल है फॉर एग्जांपल ABC, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल भी कुछ ऐसे ही है, समथिंग लाइक दिस PQR, राइट। तो मुझे बताओ ये दोनों ट्रायंगल के हाइट के बारे में आप क्या बोल सकते हो? क्या बोल सकते हो? ये बोल सकते हो ना कि ये दोनों ट्रायंगल पैरेलल लाइन के बीच में है, तो इनके हाइट्स तो ऑब्वियसली सेम होंगे, इजंट इट? तो यहां पर से अगर जो हाइट बनेगा परपेंडिकुलर, ये और ये परपेंडिकुलर बाय डिफॉल्ट कॉन्ग्रुएंट होने ही वाला है। सही बात है। तो इन दिस केस ऑल्सो द रेशियोज ऑफ द एरियाज विल बी इक्वल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। आया समझ में? तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? सिंस द ट्रायंगल्स lie between parallel lines, therefore A1 upon A2 is equals to B1 upon B2, isn't it? मतलब area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equals to BC upon QR। आ गया सबको समझ में? केस 2, केस 1 में क्या था? द हाइट्स वर ऑलरेडी गिवन इक्वल। केस 2 में हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो किसके बीच में लाई कर रहे हैं? वो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं। अगर पैरेलल लाइंस के बीच में कोई भी ट्रायंगल प्रॉपरली फिट है तो समझ जाओ कि उनके हाइट्स क्या होने वाले हैं? इक्वल ही होने वाले हैं। समझ में आ रहा है ये सबको? वंडरफुल। आगे बढ़ते हैं केस नंबर 3 की तरफ। अब केस नंबर 2 से एक क्वेश्चन आपको यहां पर मैं बता रहा हूं। केस 3 पे जाने से पहले केस 2 पे एक क्वेश्चन हम देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? देखो, फिगर ऑलरेडी दिया हुआ है और ये है इसका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया है दैट AP इज परपेंडिकुलर टू BC, मतलब यहां पर मुझे एक 90 डिग्री का सिंबल बना लेना चाहिए, राइट? ओके। और बोला है AD इज पैरेलल टू BC। ओके, तो पैरेलल है तो मैं ये ऐसे एरो बना देता हूं ताकि ये दिख जाए पैरेलल है। आपको रेशियो ऑफ एरियाज ढूंढना है। चलो आप मुझे बताओ, ये दोनों ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल हैं? ABC और BCD। देख लो, ABC और BCD, ये दोनों ट्रायंगल क्या आप देख पा रहे हो कि पैरेलल लाइंस के बीच में है? एब्सोल्युटली है। तो अगर पैरेलल लाइंस के बीच में है तो हाइट के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि हाइट्स आर गोइंग टू बी इक्वल। ये आपको चमक जाना चाहिए, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में वही लिखते हैं ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD lie between what? Parallel lines। ठीक है, कौन से पैरेलल लाइंस? AD एंड BC। समझ में आ गया? आपको चाहिए तो सबसे पहले AD पैरेलल टू BC लिख लो और उसका रीजन दे देना गिवन, फिर उसके बाद ये लिख देना, ठीक है, कि दोनों पैरेलल लाइन के बीच में हैं, therefore their heights will be equal। समझ में आ रहा है ये सबको? क्योंकि ये पैरेलल लाइन के बीच में तो हाइट्स इनका इक्वल ही होने वाला है। तो अगर हाइट्स इक्वल है then we know that area of triangle ABC upon area of triangle BCD will be equal to the ratio of their corresponding bases। तो आप बताओ ABC का बेस कौन है? ABC का बेस है BC
और BDC का बेस या BCD का बेस है BC। वेरी गुड। तो यहां पे हम लिखेंगे ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट, राइट। अब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आप देखो ये बेस भी तो सेम है, तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, कैंसिल करके 1 लिख सकते हो। एंड देयरफॉर यू हैव एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1। ठीक है, सो द फाइनल आंसर इज 1:1 और 1 अपॉन 1 एंड दैट इज हाउ यू कंप्लीट द सम। अब ये सम बहुत सिंपल है, इसीलिए ये प्रोबेबली 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 और 2 मार्क्स। ठीक है, समझ में आएगा सबको, ये 1 और 2 मार्क का क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान है। इज एवरीबडी क्लियर? सबसे पहले आपने पैरेलल लिखा, फिर आपने देखा दोनों ट्रायंगल को, आपको दिख तो रहा है ना दोनों ट्रायंगल की मैं हाईलाइट करके बताऊं? हाँ, कोई अगर बोलेगा सर नहीं दिख रहा है, तो ये आपका ट्रायंगल ABC है, देख लो, बराबर। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? दूसरा ट्रायंगल है BCD, ये वाला। तो दोनों ट्रायंगल अगर आप देखो, ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में ही है ना, है कि नहीं? तो क्योंकि ये पैरेलल लाइंस के बीच में है, इनका हाइट सेम होने वाला है। अगर मैं हाइट ड्रॉ करूं, दोनों का हाइट ऐसे ही रहने वाला है, राइट? तो हाइट तो सेम है। ओके, सो यू नो दैट if the heights are same, the ratios of the areas is equal to their corresponding bases। पर fortunately यहाँ पे bases भी सेम है, तो आपने इन BC को भी काट दिया और आपका रेशियो बन गया 1:1। आया सबको ये सम समझ में? ओके, बहुत ही आसान सम है। आगे बढ़ते हैं टू केस नंबर 3 विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब केस नंबर 3 में आपको ध्यान देना पड़ेगा। केस नंबर 3 के लिए मैं एक फिगर बताता हूँ। हाँ, मुझे बनाना पड़ेगा ये फिगर। ओके, तो सपोज आई हैव अ ट्रायंगल, मैं ऐसा कुछ फिगर बनाता हूँ कि एक ट्रायंगल ये है, दिखे? इसको नाम देते हैं ABD। वन ट्रायंगल इज ABD, दिख रहा है सबको ये? ओके, दूसरा ट्रायंगल जो है ना वो है ADC। ओके, ये सेम बेस है ऐसा, ये है ADC। इसको थोड़ा इरेज करता हूँ मैं ताकि ये सही बन जाए। हाँ, तो ये हम ऐसा, अरे सॉरी, हाँ, तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा बेस बना देते हैं। तो ये दो ट्रायंगल की बात हम कर रहे हैं, राइट? यहाँ पे कौन से दो ट्रायंगल की बात हो रही है, आप देख लो। कितने ट्रायंगल्स दिख रहे हैं बाय द वे? कितने ट्रायंगल्स दिख रहे हैं? ओके, अगर आप बोलते हो सर 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो मतलब आपका विजन बिल्कुल सही है। अगर कोई बोल रहा है सर 2 ट्रायंगल दिख रहा है, तो आप चश्मा चेक करवा लो, और अगर चश्मा नहीं है तो फिर थोड़ा और ध्यान से देख लो। तो ये हमारे पास 3 ट्रायंगल्स हैं, दिख रहा है? एक तो है ABD, बराबर, एक है ADC, और एक पूरा ट्रायंगल ABC है, बराबर। 3 ट्रायंगल है यहाँ पर। अब ये 3 ट्रायंगल में अगर आप नोटिस करो, कोई कॉमन वर्टेक्स है क्या? कोई कॉमन वर्टेक्स है क्या? यस, आप बोलोगे सर A इज द कॉमन वर्टेक्स, ठीक है। सो ट्रायंगल दिस हैव अ कॉमन वर्टेक्स A, दिख रहा है? कॉमन वर्टेक्स A है तीनों में, ये देखो मैंने हाईलाइट कर दिया। एंड देयर बेसेस, चलो एक एक ट्रायंगल का बेस बताओ। ABD का बेस क्या है? BD। ADC का बेस है DC, और ट्रायंगल ABC का बेस क्या है? BC। दिख रहा है? कैन आई से दैट देयर बेसेस BD, DC एंड BC lie on same straight line? ये तीनों बेस एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, दिख रहा है सबको ये? ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ फिगर दिखा तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहां पर भी हाइट्स आर गोइंग टू बी इक्वल। समझ में आ रहा है कुछ ये स्टोरी? हाँ, केस नंबर 3। तो अगर कोई ऐसा फिगर दिखा, फिगर ध्यान से देख लो कि आपके पास 3 ट्रायंगल है,
दो जुड़े हुए ट्रायंगल हैं जिनमें कॉमन साइड है और एक बड़ा ट्रायंगल है। समझ में आ गया? ट्रायंगल नंबर 1 ये रहा, ट्रायंगल नंबर 2 ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, और ट्रायंगल नंबर 3 ये बड़ा वाला ट्रायंगल। तो 3 ट्रायंगल है यहाँ पर, ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2 और ट्रायंगल नंबर 3। अब तीनों ट्रायंगल में अगर आप देखो एक कॉमन वर्टेक्स है। कौन सा कॉमन वर्टेक्स है? ए इज अ कॉमन वर्टेक्स। फिर आप देखो तीनों के बेसिस, पहले ट्रायंगल का बेस है BD, दूसरे का है DC, तीसरे का है BC। ये तीनों बेस जो है ना वो एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर कलर यूज करो आप ताकि हमको अच्छी तरह समझे। ये पहला ट्रायंगल है, देख लो, इसका बेस है BC, BD, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल बनाता हूं मैं, दूसरा ट्रायंगल ये वाला है, इसका बेस है DC, और तीसरा ट्रायंगल मैं बनाता हूं ये बड़ा, दिख रहा है, इसका बेस है BC, राइट। तो तीनों ट्रायंगल का बेस जो है ना वो एक ही लाइन पर है। अगर ऐसा कोई केस आया तो आपको समझ जाना है कि दिस इज अ केस ऑफ ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट। इज दैट क्लियर? आप बोलोगे सर वो कैसी बात हुई? तो बहुत सिंपल है दोस्त, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको हाइट्स देखना है। अगर ये अक्यूट एंगल ट्रायंगल ABD का हाइट बनाओ तो ऐसे बनेगा, मानते हो कि नहीं? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का हाइट A से बाहर की तरफ बनेगा, और ये बड़े ट्रायंगल के लिए भी यही हाइट होने वाला है। तो आप देखो तीनों ट्रायंगल का हाइट जो है ना वो बिल्कुल क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। आया कुछ समझ में कि नहीं आया? कि अभी भी और डिटेल में समझाऊं? आ गया ना समझ में? बहुत आसान है। छोटा ट्रायंगल, मैं कोशिश में हूं कि आपको ये समझ में आ जाए, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया ना तो काफ़ी सारे सम्स आपके आसान हो जाएंगे। तो इसको समझते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। ये पहला ट्रायंगल है, क्या नाम है? ABD, ठीक है। फिर दूसरा ट्रायंगल कौन सा है बताओ मुझे? दूसरा ट्रायंगल ये वाला है, राइट, द रेड वन। और तीसरा ट्रायंगल कौन सा है? तीसरा ट्रायंगल है ये ग्रीन वाला, ये पूरा ट्रायंगल, बराबर ना। तो ये तीनों ट्रायंगल में अगर मैं हाइट ड्रॉ करूं तो यही तो हाइट होने वाला है। येलो ट्रायंगल का भी यही हाइट, ऑब्ट्यूस रेड वाले का भी यही हाइट, और ग्रीन वाले का भी यही हाइट। तो तीनों की हाइट्स जो है वो इस केस में सेम ही होते हैं। आया सबको समझ में? तो दिस इज अ केस ऑफ ट्रायंगल्स विद इक्वल हाइट्स। तो अगर ट्रायंगल्स विद इक्वल हाइट्स है और मैं आपको पूछूं, आप मुझे बताओ इसके रेशियो ऑफ एरिया के बारे में, तो आप बोल सकते हो कि सर एरिया ऑफ ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, हाइट तो सेम है ना, तो बेस ही होगा ना इक्वल। तो चलो ABD का बेस बताओ। ABD का बेस था BD और ADC का बेस कौन था? DC। तो ये केस हो सकता है, ठीक है, नंबर 1। दूसरा पेयर ऑफ ट्रायंगल मैं कौन सा ले सकता हूँ? ये दोनों को ले लेता हूँ, ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, राइट। तो यहाँ पर भी हाइट्स इक्वल है, तो ये हो जाएगा DC अपॉन BC। तीसरा केस हम ले सकते हैं जहाँ पर पहले और तीसरे ट्रायंगल का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इसमें हो जाएगा BD अपॉन BC, एंड दैट इज हाउ यू अप्लाई प्रॉपर्टी नंबर 2। आ गया सबको समझ में ये? ठीक है। और ये आसान इसीलिए भी है कि इसमें जो कॉमन वर्टेक्स है ना A, उसको छोड़ दो तो बाकी का जो दो है ना वही रेशियो में आ रहा है। ये ट्रिक है। कॉमन वर्टेक्स हटाओ तो DC अपॉन BC, इधर भी कॉमन वर्टेक्स हटाओ तो BD अपॉन BC। आ गया सबको समझ में? पक्का? किसी को डाउट है इसके अंदर? श्योर? ओके, यस। सो आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन मच डिटेल। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले इसको एक एग्जाम्पल और मैं देता हूँ। जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ ना, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ये वाला एक एग्जाम्पल देख लो आप। हाँ, तो ये एक ट्रायंगल है PQR और S, ठीक है। इसमें कितने ट्रायंगल्स दिख रहे हैं बताओ मुझे? कितने दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं कि नहीं? ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, और ये बड़ा वाला जो है ना वो तीसरा ट्रायंगल दिख रहा है। तो यहाँ पर कौन से ट्रायंगल है? PQS कॉमा ट्रायंगल PRS और तीसरा है ट्रायंगल PQR। 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं।
अच्छा, तीनों ट्रायंगल में कोई कॉमन वर्टेक्स है क्या? एब्सोल्युटली कॉमन वर्टेक्स है। कौन सा कॉमन वर्टेक्स है? P इज द कॉमन वर्टेक्स। तो हम लिखेंगे हैव अ कॉमन वर्टेक्स P। दिख रहा है? एक और मैं हिंट दूं आपको, इसमें ये जो कॉमन वर्टेक्स को छोड़ के जो बाकी के तीन वर्टेक्स है ना, वो तीनों कोलिनियर होंगे। आप देख लो, वो तीनों क्या है? कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब सेम लाइन ड्रॉ हो रहा है उधर। आ रहा है कि नहीं सबको समझ में? हाँ, यस। तो वो तीनों ये सेम कोलिनियर है, दिख रहा है? यस। तो हम लिखेंगे हैव अ कॉमन वर्टेक्स P एंड देयर बेसिस। कौन से बेसिस है बताओ, चलो फटाफट। कौन से बेसिस है? पहला ट्रायंगल का बेस कौन सा है? P कॉमन वर्टेक्स है, तो ये बेस हो गया ना QS। इसमें कौन है? RS। और इसमें कौन है? QR। ठीक है, लाई ऑन द सेम लाइन QR, जो बड़ा वाला लाइन है उसी पे। सो देयरफॉर द रेशियो ऑफ द एरियाज विल बी इक्वल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। आ गया सबको समझ में? तो अगर मुझे इन दोनों का एरिया का रेशियो लेना है, बराबर, तो आप मुझे बता सकते हो शॉर्टकट P हटा दो तो क्या मिलेगा? QS अपॉन RS। वैसे अगर आपको मैं पूछूं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS एंड PQR, तो फटाफट बताओ क्या होगा? QS अपॉन QR। आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर। ठीक है, तो तीन केसेस हमने जो किए थे वो सबको समझ में आ गए। केस नंबर 1 क्या है बताओ मुझे? केस नंबर 1 वही है कि ट्रायंगल्स के हाइट जो है वो इक्वल गिवन है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में हाइट्स इक्वल गिवन है तो फिर क्या ही सोचना है। दूसरा क्या था कि अगर ट्रायंगल्स लाई बिटवीन द सेम टू पैरेलल लाइंस, अगर पैरेलल लाइंस के बीच में है तो आपको समझ जाना है कि हाइट्स आर गोइंग टू बी इक्वल। और तीसरा केस ये है कि अगर आपको 2 या 3 ट्रायंगल में एक कॉमन वर्टेक्स दिख रहा है, बाकी 3 वर्टाइसेस कोलिनियर है या फिर बेसिस आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, तो हाइट्स आर गोइंग टू बी इक्वल। इज एवरीबडी क्लियर? पक्का समझ में आ गया तीनों केसेस कि किसी को और भी कुछ डाउट है? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन तीनों केसेस को एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लें क्या? ओके, ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट, इसको भूल जाओ। केस 1, हाइट्स आर गिवन इक्वल, लिख लो। केस 2, ट्रायंगल्स lie between parallel lines. Case 3, triangles have a common vertex and their bases lie on same straight line. अगर ये 3 केसेस हैं तो हम क्या बोलेंगे? हाइट्स आर इक्वल। इज एवरीबडी क्लियर? तो आपके पास जितने भी समझाएंगे ना हाइट्स इक्वल वाले, वो ये तीनों में से ही केसेस होंगे और कोई चौथा केस नहीं होगा। आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टूड। वंडरफुल। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले सम पर जाते हैं। अब ये सम फटाफट देख के आप बता दो ये कौन सा केस होगा। यस कितने लोगों को लग रहा है केस 1 होगा? नहीं, केस 1 तो नहीं है, क्योंकि हाइट्स के बारे में तो कुछ दिया ही नहीं है। कहाँ है हाइट? क्वेश्चन में हाइट तो दिया ही नहीं है, कहीं परपेंडिकुलर का नामो निशान नहीं है, तो हाइट तो है ही नहीं। अच्छा, केस 2, पैरेलल लाइंस, इधर है क्या कोई पैरेलल लाइन? बिल्कुल भी नहीं है, तो पैरेलल लाइन है ही नहीं, तो फिर आप सोच ही नहीं सकते हो। केस नंबर 3 के बारे में सोचो। केस नंबर 3 में आपको देखना चाहिए कोई कॉमन वर्टेक्स है क्या। कितने ट्रायंगल्स दिख रहे हैं सबको? वेरी गुड। आप बोलोगे सर 3 ट्रायंगल है, ABD, ADC और ABC। तीनों में कॉमन वर्टेक्स कौन सा है? वंडरफुल, कॉमन वर्टेक्स है A, बराबर। तो कॉमन वर्टेक्स को अगर मैं मार्क करूं तो A कॉमन वर्टेक्स है, और तीनों के बेसिस या बाकी 3 वर्टाइसेस आप देखो कोलिनियर है। दिख रहा है? ये ट्रिक है याद रखने के लिए। तो यहाँ पर ये सब अवेलेबल है। अच्छा, डेटा क्या क्या दिया है देखो, B' D' C, मतलब ये तीनों एक ही पॉइंट एक ही लाइन पर है।
BD दिया है 7, BC दिया है 20, ठीक है, और अपने को ये सब फाइंड करना है। सबसे पहले DC निकाल लेते हैं। निकाल सकते हैं क्या DC? बताओ कैसे निकालेंगे DC? सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे BC इज इक्वल टू BD प्लस DC। इसका रीजन लिखेंगे B डैश C डैश D, सॉरी B डैश D डैश C आना चाहिए, B डैश D डैश C, या गिवन भी लिखो तो चलेगा। अब BC की जगह 20 डाल दो, BD 7 है, तो आप सब्ट्रैक्ट करके आपको DC मिल जाना चाहिए 20 माइनस 7 विच इज़ इक्वल टू 13। तो आपके पास ये जो DC है वो मिल गया है 13, राइट? ओके, अब जो रेशियोज हैं आपको समझ में तो आ गया ना, हाइट्स इक्वल है, राइट? तो चाहिए तो एक लाइन लिख देते हैं, हियर ट्रायंगल ABD कॉमा ट्रायंगल ADC and triangle ABC have a common vertex, right? Common vertex कौन है यहाँ पर? A, also their bases, कौन से bases है? पहले का बेस है BD, दूसरे का बेस है DC और तीसरे का बेस है BC, lie on a straight line PC, therefore their heights are equal। आ रहा है सबको समझ में? एक बार इतना आपने एक्सप्लेन कर दिया ना, फिर ये रेशियोज निकालना तो बहुत आसान है। चलो फटाफट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है? ADC। चलो आप बताओ मुझे, ट्रिक तो मैंने आप लोगों को बताया, बिना फिगर देखे आप कॉमन वर्टेक्स हटा दो तो आपको मिलेगा BD अपॉन DC, ठीक है, और BD और DC का वैल्यू मालूम है 7 अपॉन 13, तो ये पहला सम हो गया। आ रहा है? नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसमें भी कॉमन वर्टेक्स हटा दो तो आपको मिलेगा BD अपॉन BC। तो BD कितना है? BD है 7 और BC है 20, ये हो गया दूसरा। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे भी कॉमन वर्टेक्स हटाओ तो DC अपॉन BC मिलेगा, तो 13 अपॉन 20, ये रिड्यूस नहीं हो सकता, तो बस यही हमारा आंसर है। इज एवरीबडी क्लियर? टेल मी, पक्का समझ में आ गया? केस नंबर 3 क्लियर है सबको? एकदम अच्छी तरह क्लियर है? श्योर एवरीबडी? हाँ, ये पहला निकाला, फिर ये दूसरा निकाला, तीसरा निकाला, तीनों वही है जो मैंने आपको बताया था। तो एक्चुअली ये तीनों एक ही साथ मैंने यहाँ पे कर दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। इधर देयरफॉर डाल देना, इधर देयरफॉर डाल देना, इधर देयरफॉर डाल देना, ठीक है? आ गया सबको ये समझ में? श्योर एवरीबडी? तीनों केसेस क्लियर हैं? वंडरफुल। तो आई थिंक दिस इज द लास्ट सम ऑफ दिस लेक्चर 2, ठीक है? तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हमने प्रॉपर्टीज समझा, लेक्चर 2 में हमने इक्वल हाइट्स के 3 अलग अलग केसेस समझे बहुत डिटेल में। आप इनको ध्यान से करना, और मैं एक्सरसाइज वाइज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मेरा स्टाइल ऑफ टीचिंग थोड़ा अलग है, मैं कॉन्सेप्ट वाइज कर रहा हूँ, मतलब जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड जो सम है हम उसको वैसा सीखेंगे। इससे है ना याद बहुत अच्छी तरह रहता है, ठीक है? आपको क्या वो एक्सरसाइज वाइज कोई भी सम कभी भी करोगे ना तो आप भूल जाओगे। आप कॉन्सेप्ट याद रखो और कॉन्सेप्ट रिलेटेड सम करो, तो वो साथ साथ में ही आपको अच्छी तरह याद रहेगा। मैं चाहता हूँ कि आप सम न सीखो, आप कॉन्सेप्ट्स को सीखो। एक बार अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को मास्टर कर लिया ना, फिर कोई भी तरह का सम आने दो आप आराम से कर सकते हो। आई होप दिस इनिशिएटिव इज़ गुड इनफ, आपकी मदद ज़रूर होगी। आप मुझे फॉलो कीजिए इस चैनल पर, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है? ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। आगे और भी ऐसे लेक्चर्स मैं लेकर आने वाला हूँ। इनफैक्ट मैं चैप्टर पूरा पोर्शन कंप्लीट करूँगा, ठीक है? सो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, हैप्पी लर्निंग। जय हिंद।